हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं अपने सीए इंटर लॉ का चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि चार्जेस होते क्या हैं। पहले हम देखते हैं चार्जेस क्या होते हैं। सेक्शन 216 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस चार्जेस एज एन इंटरेस्ट और लीन created on the property or asset of a company or any of its undertakings or both as security and includes a mortgage। तो आपका चार्ज होता है कंपनी की एसेट या प्रॉपर्टी पे कोई इंटरेस्ट या लीन क्रिएट करना एज ए सिक्योरिटी, और वो मॉर्गेज को भी इंक्लूड करता है। तो आपका एज एन इंटरेस्ट और लीन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ ए कंपनी, एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स और बोथ। It is created as security for repayment of loan and charges include आपका mortgage। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो एक होता है आपका फिक्स चार्ज, एक होता है आपका फ्लोटिंग चार्ज। तो हम समझते हैं क्या है ये दोनों चीज़। तो आपका फिक्स चार्ज है पहले। ए फिक्स चार्ज ये चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स और ऑफ द बोरोविंग कंपनी। तो जो आपका फिक्स चार्ज है वो आपकी जो कंपनी है उसकी स्पेसिफिक एसेट्स पे लगता है। दीज एसेट्स आर ऑफ परमानेंट नेचर लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, ऑफिस प्रीमाइसेस एट्सेट्रा, एंड दीज एसेट्स आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। और जो आपका चार्ज क्रिएट होता है ये एसेट उसी टाइम पे आइडेंटिफाई कर ली जाती हैं, और ये आपकी जो है परमानेंट नेचर की एसेट्स होती हैं। तो ये है आपका fixed charge। When a charge is created on such asset, the charge remains fixed and the borrowing company is not permitted to sell such assets during the period of charge। तो इट में यूज इट मतलब एक बार अगर चार्ज क्रिएट हो गया, फिक्स चार्ज क्रिएट हो गया, तो फिर आपकी जो बोरोविंग कंपनी है वो उन एसेट्स को सेल नहीं कर सकती। यूज कर सकती है लेकिन सेल नहीं कर सकती है। आपकी जो एसेट्स हैं फिक्स चार्ज के अंडर वो आपकी तभी सोल्ड हो सकती हैं जब परमिशन हो आपको चार्ज होल्डर की, जिसके पास उसका चार्ज हो। जब आपके पास उसकी परमिशन होगी तभी आप उन एसेट्स को सोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आपका फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। A floating charge is created on assets or class of assets which are of fluctuating or changing in nature like raw material, stock in trade, debtors etc। तो आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो ऐसी एसेट्स या फिर क्लास ऑफ एसेट्स पे क्रिएट होता है जो आपकी फ्लक्चुएटिंग है और नेचर में चेंजिंग मतलब चेंज होती रहती है। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह हो गया वो। इट इज़ ए चार्ज ऑफ एन एसेट्स बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। The assets under floating charge keep on changing because the borrowing company is permitted to use them for trading or producing final goods for sale। तो जो आपके ये फ्लोटिंग चार्ज की जो आपका फ्लोटिंग चार्ज की जो एसेट्स हैं वो आपकी जो है वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि ये कंपनी आपका जो है स्टॉक इन ट्रेड वो सेल कर सकती है, रॉ मटेरियल का यूज कर सकती है आपका फाइनल गुड्स बनाने के लिए। Thus, a floating charge is a charge that floats above ever changing assets। तो आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो आपका जैसे एसेट चेंज होती है उसके साथ साथ चेंज होता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपका क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए फ्लोटिंग चार्ज। तो ये जब आप अपना जो फ्लोटिंग चार्ज है उसको फिक्स चार्ज में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। ओके। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, सेक्शन नंबर 77। तो चार्जेस को रजिस्टर करने की ड्यूटी किसकी है। तो सबसे पहले जो रजिस्टर होता है रजिस्ट्रार के पास आपका। एंड रजिस्ट्रेशन बाय द कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी क्रिएटिंग ए चार्ज विद इन और आउटसाइड इंडिया इन ऑन इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स whether tangible or otherwise and situated in or outside India to register the particulars of the charge। तो एक कंपनी की ड्यूटी होती है कि वो जो आपका चार्ज है वो रजिस्टर करवाए आरओसी के पास। जो आपकी चार्ज की एसेट्स हैं वो आपकी इंडिया के अंदर भी हो सकती हैं, इंडिया के बाहर भी हो सकती हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका चार्ज में भी क्रिएटेड विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया डिपेंडिंग अपन द लोकेशन ऑफ द एसेट्स।
तो जहाँ पे एसेट है आपकी वहाँ पे आपका चार्ज क्रिएट हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम हाउ टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टुगेदर विद द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट if any, creating the charge duly signed by the company and the charge holder shall be filed with the registrar within 30 days of creation of charge along with the prescribed fees। तो जो आपका चार्ज है वो आपका 30 डेज़ के अंदर आरओसी के पास उसको आपको सबमिट करना होता है, फाइल करना होता है। जो आपका फॉर्म है वो आपका होता है CHG1 एंड CHG9। CHG9 आपका डिवेंचर के केस में लगता है, वैसे नॉर्मली आपका CHG1 में आपका रजिस्ट्रेशन का जो आपका चार्ज है उसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द चार्ज। ए कॉपी ऑफ एवरी इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग एनी चार्ज एंड रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार शैल बी वेरीफाइड। तो जो भी आपकी जो डॉक्यूमेंट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप उसको चार्ज को रजिस्टर कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं आरओसी के पास, उसका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है तो सबसे पहले वेयर द इंस्ट्रूमेंट और डीड रिलेट्स सोनली टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो अगर आपकी जो इंस्ट्रूमेंट और डीड है वो ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है जो आपकी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो जो आपकी कॉपी है शैल बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट इश्यूड आइदर अंडर द सील ऑफ द कंपनी, अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर, या फिर अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी हु इज़ इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज ऑफ द चार्ज। तो ये आपकी इन लोगों के आपके जो सर्टिफिकेट है उस पर आपके साइन होने चाहिए। और अगर आपकी जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेट करता है जो आपकी सिचुएटेड है इंडिया में होली या फिर पार्टली, द कॉपी शैल बी वेरीफाइड बाय अ सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, एनी डायरेक्टर और द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी और एन ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ द चार्ज होल्डर। तो ये है आपका वेरिफिकेशन का तरीका। अगर आपका इंडिया के अंदर है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपका इशू हो सकता है अंडर द हैंड ऑफ एनी डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो भी आपका ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा वो। उसके बाद आते हैं एक्सटेंशन। जो हमने बताई थी कि 30 दिन की आपकी टाइम लिमिट है रजिस्टर करवाने की, क्या वो बढ़ सकती है? तो जी बिल्कुल बढ़ सकती है। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लिमिट है द ओरिजिनल पीरियड विद इन विच चार्ज नीड्स टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्जेस 30 डेज। तो जो आपकी ओरिजिनल लिमिट है वो है आपकी जी 30 दिन। तो अगर आपका 30 दिन में नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पे 2 डेट्स हैं आपकी। अगर जो आपका चार्ज है वो क्रिएट हुआ है 2/11/2018 से, तो इन केसेस में अगर आपने 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं करवा पाया तो आपको 300 दिन का टाइम मिलता है। तो आपको 300 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और अगर आप उन 300 दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपको और 6 मंथ मिल जाते हैं फ्रॉम 2/11/2018 ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल फीस। तो ये था आपका जब आपका जो चार्ज है वो 2/11/2018 से पहले क्रिएट हुआ है तो आपकी ये कंडीशन है। अगर आपकी 30 डेज में नहीं होता तो आपको 300 दिन का टाइम और मिलता है। और अगर आप उन 300 दिनों में नहीं कर पाते हैं तो आपको जो 2/11/18 से 6 महीने के अंदर करना होता है रजिस्टर। और उसके बाद अगर आपका जो चार्ज है वो क्रिएट हुआ है 2/11/18 के बाद, यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उससे पहले वाला हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बात। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज वाज नॉट अफेक्टेड विद इन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ 30 डेज। तो अगर आपका ओरिजिनल 30 डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसके बाद ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी अलाउ सच रजिस्ट्रेशन टू बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज ऑफ सच क्रिएशन। इन अदर वर्ड्स ए ग्रेस पीरियड ऑफ अनदर 30 डेज इज ग्रांटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल 30 डेज। तो अगर आपने पहले 30 डेज में नहीं कर पाया तो फिर रजिस्ट्रार आपको अब कंपनी के एप्लीकेशन पे 30 डेज का और ग्रेस पीरियड देती है, एक्सटेंशन देती है। लेकिन अगर कंपनी उन 30 डेज में भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है, इफ़ द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड विद इन द एक्सटेंडेड पीरियड, तो अगर उसमें भी आप रजिस्टर नहीं कर पाते हैं
तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो आपको 60 दिन का टाइम और देता है। तो ये था हमारा जो अगर आपका चार्ज क्रिएशन 2/11/2018 के बाद हुआ तो ये थी हमारी कंडीशंस। और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है, रजिस्टर द चार्ज विद इन 30 डेज। अगर नहीं हुआ तो आपको 30 दिन और मिलते हैं, अगर तब भी नहीं हुआ इन 30 दिनों में तो फिर आपको 60 दिन का पीरियड और मिलता है। ये प्रोसीजर है आपका कि कंपनी को पहले एप्लीकेशन करनी होती है रजिस्ट्रार के पास फॉर्म भर के टाइम के एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद बात करते हैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेयर ए चार्ज और मॉडिफिकेशन इज ड्यूली रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मॉडिफिकेशन शैल बी इश्यूड बाय द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो जो आपके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म हैं ये हैं भाई, आपके देख लेते हैं एक मिनट। ये हैं जी आपके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। CHG नंबर 2 शैल बी इशूड फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन। अगर आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन है चार्ज का तो आपको CHG नंबर 2 में मिलेगा, और अगर आपका मॉडिफिकेशन है तो फिर आपको मिलेगा फॉर्म नंबर CHG 3। तो ये हमारा हो गया। और ये आपका सेक्शन 77 किस पे अप्लाई नहीं करेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो जब आपका कोई जो बैंकिंग कंपनी है वो जब कोई चार्ज क्रिएट करती है RBI पे, तब इन फेवर ऑफ RBI, तो वहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज। अगर कंपनी ने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो पढ़ते हैं। नो चार्ज क्रिएटेड बाय ए कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और द इंसॉल्वेंसी और एनी अदर क्रेडिटर्स अनलेस इट इज ड्यूली रजिस्टर्ड एंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच चार्ज इज गिवन बाय द रजिस्ट्रार। जब कंपनी इंसॉल्वेंस होगी, नो चार्ज क्रिएटेड बाय ए कंपनी शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट अनलेस, जब तक वो आपका रजिस्टर नहीं है। तो अगर वो रजिस्टर नहीं होगा तो फिर वो आपका हो जाएगा वॉइड। चार्ज है वो आपका वॉइड तो जो चार्ज है वो आपका वॉइड बन जाता है लिक्विडेटर के अगेंस्ट, एंड उस चार्ज का कोई फ़ायदा नहीं है। और जो वो आपका चार्ज है whose charge has not been registered will be reduced to the level of an unsecured creditor। जिसका भी चार्ज रजिस्टर नहीं है वो आपका जो है वो बन जाएगा आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और हाँ, चार्ज के रजिस्टर ना होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इट मे बी नोटेड द फेलियर टू रजिस्टर चार्ज शैल नॉट एब्जॉल्व कंपनी फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 6। तो ये नहीं है कि कंपनी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी अगर रजिस्टर नहीं करवाया, बस ये है कि वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाएगा, वो सिक्योर्ड नहीं रह जाएगा अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो। उसके बाद आता है, देखो तो यहाँ पे ऐसा हुआ भाई, ठीक है, कि कंपनी ने चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ यहाँ पे जो चार्ज होल्डर था, नुकसान हुआ चार्ज होल्डर को हमारे। तो इसीलिए ये प्रोविज़न हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 78, जिसमें है आपका चार्ज क्रिएशन बाय चार्ज होल्डर। तो ये हमारा सेक्शन 78 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय चार्ज होल्डर। तो इन केस अगर कंपनी ने रजिस्टर नहीं किया है 30 दिन के अंदर, तो आपका जो चार्ज होल्डर है वो भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर कंपनी फेल होती है, कंपनी क्रिएटिंग चार्ज मस्ट रजिस्टर सेट चार्ज, अगर कंपनी फेल होती है तो आपका चार्ज होल्डर है वो अप्लाई कर सकता है रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार आपका जो है वो कंपनी को एक नोटिस देगा। अगर कंपनी की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो फिर रजिस्ट्रार जो है आपका वो 14 दिन के अंदर जो है वो चार्ज को रजिस्टर कर लेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है और कंपनी अपनी तरफ से रजिस्टर कर देती है तो फिर वो रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करेगा। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है और कंपनी उसको मना करती है रजिस्टर करने के लिए, और कोई रीज़नेबल जो आपका वो कोई रीज़न देती है, तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर नहीं करेगा। तो ये था हमारा पहला पार्ट, हमारा हो गया रिवीजन, और आप बाकी काम करते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू।